हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग का क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड इकोनॉमिक्स का पहला जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी आप लोग को मनी स्टार्ट कर चुके थे। कितना मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मनी हम लोग हाफ कंप्लीट भी कर चुके थे, है ना। फंक्शंस ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी, ये सब हम लोग कर चुके थे। अब जो हम लोग आएंगे वो हम लोग आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी के ऊपर, बेसिक सप्लाई ऑफ मनी। देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो मनी का जो सप्लाई है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। सप्लाई ऑफ मनी इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सर वो मनी सप्लाई, जिसको एमएस शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मनी का जो सप्लाई है इकोनॉमी में, मनी बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल प्राइस लेवल में, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में, इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने में, ये सब। और मनी सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जनरल प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन या महंगाई से। अब देखो सर ऐसे कैसे होगा, मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन से कैसे रिलेशन है, हम ये चैप्टर डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में हम आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करते हैं। देखो मेरा जहां पे घर है, हम जहां पे रहते हैं वो एरिया कोलकाता में, जिसको हम लोग बोलते हैं तोपसिया। अब तोपसिया का जो जनरली जो प्राइस लेवल है, सामान का जो दाम रहता है हर चीजों का, वो थोड़ा रीजनेबल कम रहता है कंपेयर टू अगर हम कोलकाता का जो टॉप एरिया है, जैसे कि पार्क स्ट्रीट से इसको कंपेयर करते हैं। रीजन क्या है सर? बिकॉज पार्क स्ट्रीट में लोगों का जो अर्निंग है वो ज्यादा है, मनी सप्लाई वो एरिया में ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ा चीज महंगा में मिलेगा। वेयर एज मेरा जो एरिया है तोपसिया, यहाँ पे अर्निंग लोगों का कंपेयर टू पार्क स्ट्रीट कम है, तो यहाँ पे इनकम कम है, सप्लाई ऑफ मनी कम है, तो सामान का दाम भी, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल भी कम रहेगा। जब आप एक बड़ा शहर जाते हैं महंगाई ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे अर्निंग कैपेसिटी लोगों का ज्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है। छोटा गांव में आते हैं चीजों का दाम कम रहता है, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी कम है, सप्लाई ऑफ मनी कम है। समझ में? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है द टोटल availability of money in the economy at a particular point of time. The total availability of money in the economy at a particular point of time which can be used for the purpose of filling economic activities of the country. मतलब इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, कंट्री में जितना भी मनी सप्लाई, मनी जो है अवेलेबल है, चाहे वो लोगों के हाथ में हो, बैंक अकाउंट में, अलग अलग इसका कंपोनेंट है, तो पूरा इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेशन में है उसको ही हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे हम लोग बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 10 लाख करोड़ का मनी जो है वो सर्कुलेशन में है ऑन फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 में 10 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में, तो एक टाइम में एक्सप्रेस होता है, इसीलिए इसको स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। मनी सप्लाई को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब समझ में आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, सर्कुलेशन में जो है। अब इसका अलग अलग कंपोनेंट्स है, सप्लाई ऑफ मनी का डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? तो 4 है। 4 इंडिया में 4 ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 में क्या आता है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, इसमें आएगा, देखिए M1 में आता है करेंसी हेल्ड विद द जनरल पब्लिक, मतलब जो करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स जो लोगों के पास है, प्लस
डिमांड डिपॉजिट्स मेंटेन्ड विद द कमर्शियल बैंक, मतलब इन शॉर्ट बोले जो सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है लोगों का, डिमांड डिपॉजिट मतलब जब चाहे जिसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग अपना बैंक अकाउंट में भी पैसा रखते हैं, वो भी हम लोग का ही पैसा है, जब चाहे हम लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो जो लोगों के पास है सर्कुलेशन में वो, प्लस लोग जो बैंक में रखे हैं जिसको विड्रॉ किया जा सकता है इजिली वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स मेंटेन्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, प्लस सेंट्रल बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स करके रखा है। कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट, जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट अपना पैसा सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास रखता है, तो वो भी पैसा आ जाता है M1 सप्लाई में। तो M1 सप्लाई में 3 चीज आता है। नंबर 1, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, जिसको विड्रॉ किया जा सकता है जब चाहे। नंबर 3, अदर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो कि कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट रखा है, जिसको वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों को ऐड करते हैं, जो सप्लाई ऑफ मनी आएगा उसको बोलेंगे M1 सप्लाई ऑफ मनी। तो ये क्लियर हो गया। M1 में 3 चीज आता है, जो पब्लिक के पास है, करेंसी जनरल पब्लिक के पास, जो अवेलेबल है बैंक में, कमर्शियल बैंक में अवेलेबल है, जो पब्लिक डिपॉजिट्स किया है। नंबर 3, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट जो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखा है। ये तीनों का सम टोटल आ जाता है M1 सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। M2 सप्लाई ऑफ मनी में क्या आएगा देख लीजिए। जो M1 में था वो तीनों आएगा, प्लस पीओ पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स डिपॉजिट रखा गया। देखो आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, पोस्ट ऑफिस भी बैंक के तरह काम करता है। आप बैंक के जगह पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें एडवांटेज ये रहता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई देता है, और उसका जो इंटरेस्ट रहता है उसमें कुछ एग्जेम्पशन भी मिलता है इनकम टैक्स की तरफ से। तो जो M1 में तीनों है वो तो है, प्लस पब्लिक जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखा है, उसको भी अगर हम ऐड कर दे M1 के साथ, तो जो तीनों था ऊपर में वो, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रखा गया उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो बन जाएगा ये M2 सप्लाई ऑफ मनी। तो M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है। तो M1 में क्या क्या था, पब्लिक के पास जो है, कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट किया है पब्लिक, और कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट जो आरबीआई के पास डिपॉजिट किया है, ये तीनों, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा है, आ जाएगा M2। अब आते हैं M3 सप्लाई ऑफ मनी। M3 सप्लाई ऑफ मनी में आएगा M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। आप कमर्शियल बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, जिसको आप जब चाहे तब विड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। आप डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद आप विड्रॉ करते हैं। तो अगर M1 के साथ टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स ऐड कर देंगे तो M3 आ जाएगा। M1 के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स का डिपॉजिट्स ऐड कर देंगे तो M2 आ जाएगा। तो समझ में आया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो M1 में जो 3 चीज आया वो, प्लस टाइम डिपॉजिट ऐड कर दिए तो M3, और M1 में जो 3 चीज है वो, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो ऐड कर दिए, पोस्ट ऑफिस वाला ऐड कर दिए, तो आ गया M2। तो M1 आपको सही से समझना है, M2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, M3 भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आते हैं M4। M4 में क्या आएगा, M1 में जो 3 है वो, प्लस फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, ये दोनों आ जाएगा। तो जब सब ऐड हो जाएगा आपस में, वो हो जाएगा M4 सप्लाई ऑफ मनी। क्या हो जाएगा, M4। तो इन शॉर्ट में बोला गया है इसको M3 प्लस पीओ या फिर M2 प्लस टाइम डिपॉजिट, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि M2 में पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी ऐड किया जाता है। तो इस तरह से इसका 3 हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है ना। तो M1 में सिर्फ 3 चीज, M4 में M2 में उसके साथ पोस्ट ऑफिस वाला डिपॉजिट्स, M3 में M1 का 3 चीज प्लस फिक्स डिपॉजिट्स, और M4 में M1 का 3 चीज, फिक्स डिपॉजिट्स भी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी, सब आ जाएगा पांचों। तो क्लियर हो गया M4 सप्लाई ऑफ मनी। इसके साथ एक और आता है हाई पावर्ड मनी, उसको भी हम अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। हाई पावर्ड मनी,
तो M1, M2, M3, M4 प्लस H या हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ हाई पावर्ड मनी इज also called the monetary base is the sum of currency in circulation with the public, cash reserve with the banks। ये दोनों का मिला देंगे हाई पावर्ड मनी आएगा। मतलब जो पब्लिक के पास करेंसी है वो प्लस कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स, जो बैंक्स के साथ कैश रिजर्व्स है, जो बैंक्स के साथ कैश रिजर्व्स है उसको हम लोग बोलते हैं एच या हाई पावर्ड मनी। बैंक के पास कैश रिजर्व, देखो बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशियो या SLR रेशियो, ये सब हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाके 100 रुपये डिपॉजिट करते, बैंक क्या करेगा? उस पैसा को किसी को लोन देगा, तो बैंक पूरा का पूरा 100 रुपये लोन नहीं दे सकता है, बैंक को इसका कुछ परसेंट अपने पास रखना पड़ेगा, लेट्स से 10%। इसको ही बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो 100 रुपये में से 10 रुपया उसके पास बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा, बाकी 90 रुपया वो लोन ग्रांट कर सकता है। तो यही जो रिजर्व है इसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व विद दी बैंक। तो जो पब्लिक के पास सर्कुलेशन में पैसा है और बैंक जो अपने पास कैश रिजर्व्स के फॉर्म में रखा है, ये दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हाई पावर्ड मनी। क्या आ जाएगा? हाई पावर्ड मनी। तो 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा, इसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी या मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में M1, M2, M3, M4 एंड हाई पावर्ड मनी, ये सब आ जाएगा। क्लियर हुआ? M1, M2, M3, M4 और हाई पावर्ड मनी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी या मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी पूरा आप लोग कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, मनी का जो लास्ट पोर्शन है दैट इज, अच्छा इसको एक चीज और, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। अब देखो मनी को जो डे टू डे एक्टिविटीज में भी यूज होता है, करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स जो डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होता है, जो कि हाईली लिक्विड है। Since money is primarily used to settle day-to-day transaction, it needs to be readily usable as a means of doing so। तो क्लियरली करेंसी, नोट्स और कॉइन्स जो है वो हाईली लिक्विड फॉर्म है, उसको इंस्टेंटली यूज किया जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट जो है, सेविंग्स डिपॉजिट में भी जो है वो भी लिक्विड है, उसको भी चेक इशू करके ATM के थ्रू यूज किया जा सकता है। तो द सम ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में है और जो बैंक के पास डिपॉजिट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं नैरो मनी, जो कि M1 है, नैरो मनी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट्स उतना ज्यादा लिक्विड नहीं है, फिक्स डिपॉजिट को फट से तुम निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो सम ऑफ मनी, नैरो मनी के साथ जब हम टर्म डिपॉजिट ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, मतलब M3। तो M3 को ब्रॉड मनी बोला जाता है और M1 को नैरो मनी बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं डिमांड फॉर मनी। क्या बोलते हैं इसको? डिमांड फॉर मनी। अब क्या मतलब है डिमांड फॉर मनी का? डिमांड फॉर मनी, देखो पैसा, लोगों से पूछो पैसा क्यों चाहिए भाई, क्यों आपको पैसा चाहिए? तो सब अलग अलग देगा, सर खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सर इमरजेंसी के लिए, सर रखे कभी कुछ अच्छा मौका मिला इन्वेस्ट कर देंगे। तो डिमांड फॉर मनी जब हम लोग करते हैं तो मेनली 3 कैटेगरी में फॉल हो जाता है डिमांड। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा होता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ये 3 रीजन होता है मनी का डिमांड के। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, ये 3 रीजन है डिमांड पैसा का बढ़ता या घटता है। तो डिमांड फॉर मनी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसको अगर डिफाइंड करेंगे डिमांड फॉर मनी को, is the quantity of money which is required in the economy as a whole to fulfill every transaction of the economic agents so as to meet most of the requirements। डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है? पैसा का जरूरत ताकि इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट जो मेरा है वो फुलफिल हो जाए। तो कीन्स, प्रोफेसर कीन्स बहुत अच्छे से थ्योरी ऑफ मनी को एक्सप्लेन किए हैं, डिमांड फॉर मनी को अच्छे से एग्जामिन करके वो एक्सप्लेन किए। कीनीजियन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, वो बोल रहे हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है ये ऑल्टरनेटिव टू मनी। क्या मतलब है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस रिफर्स टू द डिमांड फॉर मनी टू होल्ड और द डिजायर ऑफ द पब्लिक टू होल्ड कैश विद देम। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई पैसा आप अपने पास रख रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डिपॉजिट नहीं कर रहे, आप अपने पास रख रहे हैं पैसा को, तो इसको ही बोला जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब ये क्यों होता है? क्यों आप पैसा को अपने पास रखना चाहते हैं? रीजन क्या है? अब ये जो है आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपके इनकम और रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब डिफरेंट जो रीजन है लिक्विडिटी प्रेफरेंस का, एक है ट्रांजैक्शन मोटिव जो आपको एक्सप्लेन किया गया है, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का क्या मतलब है, इसको पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है आप पैसा अपने पास रख रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए, खरीदने और बेचने के लिए। Transaction motive behind demand for money or liquidity preference is related to the need for money balances for the current transaction of the individual and the business firm। अब देखो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है, डे टू डे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप अपने पास पैसा रखते हैं, अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप अपने पास कैश को रखना प्रीफर करते हैं और इसी को बोला जाता है ट्रांजैक्शन मोटिव। अब ये 2 तरह का है। अब मोटिव टू होल्ड क्या है? एक है इनकम मोटिव, दूसरा है बिजनेस मोटिव। इनकम मोटिव रिफर्स टू द ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ द हाउस होल्ड टू फुलफिल डे टू डे ट्रांजैक्शन। ये हो गया, अपने पास आप रखते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस मोटिव रिफर्स टू द मोटिव ऑफ द फर्म। देखो बिजनेस भी तो अपने पास कैश रखते हैं, क्यों? ताकि सैलरी दे सके, मटेरियल्स खरीद सके, डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल कर सके। उसी तरह हाउस होल्ड भी अपने पास पैसा इसीलिए रखता है ताकि अपना डे टू डे ट्रांजैक्शंस को, खाना, कपड़ा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लंच, डिनर, ये सबको फुलफिल कर सके। तो ये 2 जो रीजन है ये ट्रांजैक्शन मोटिव में आता है। तो लोग अपने पास पैसा क्यों रखना पसंद करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए? पहला इनकम मोटिव और दूसरा बिजनेस मोटिव। इनकम मोटिव मतलब हाउस होल्ड अपना डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए अपने पास पैसा रखने का कोशिश करता है, और बिजनेस जो है वो भी अपना डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए अपने पास पैसा रखना चाहता है। अब देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है ट्रांजैक्शन का, ये डायरेक्ट फंक्शन है लेवल ऑफ इनकम का। मतलब जितना ज्यादा आपका इनकम होगा उतना ही ज्यादा जो है आप ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए लिक्विड कैश अपने पास रखिएगा। आपका सैलरी 1 लाख है, आप 50,000 रुपए अपने पास रखिएगा डेली का खर्चा के लिए, मंथली खर्चा के लिए। आपका सैलरी 10,000 रुपये है, आप महीना का खर्चा के लिए 6-7 हज़ार रुपये ही अपने पास रख सकते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग कितना पैसा अपने पास रखना चाहेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, वो डिपेंड करेगा लोगों के इनकम के ऊपर। इनकम हाई है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव भी लोगों का और फर्म का हाई रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या होता है? भाई कुछ हादसा हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया,
कुछ अचानक से दुर्घटना घट गया, उसके लिए हम लोग पैसा को रखे हैं इमरजेंसी के लिए। इसको बोला जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। जो चीज हुआ नहीं है और हो सकता है ना हो, बट चांसेस है कि हो भी जाए, तो इसके लिए हम एक रिजर्व साइड करके रखे, कैश रखे अपने पास, ताकि इन केस कुछ अनफोर्सीन इवेंट आए, कुछ गड़बड़ हो, तो वहां से उसको मेकअप किया जा सके। इसको बोला जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या बोला जाता है? प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आप पैसा अपने पास रख रहे हैं। ठीक है। अब प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है, ये भी डिपेंड करेगा आपका लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ठीक है ना। अगर आपका लेवल ऑफ इनकम हाई है तो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आप अपने पास पैसा ज्यादा रखेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब भाई आपका आज पेट भरा नहीं है, आपका घर में लोग खाना खाए नहीं है, तुम ये थोड़ी सोचोगे कि यार नहीं, पैसा जो बचा के लाए, कमा के लाए, उसको रख देते हैं, कल को अगर कुछ हादसा हो गया तो बोलोगे यार कल जो होगा ऊपर वाला जो करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा देखा जाएगा। आज जो पैसा लाए हैं उससे घर वाला का पेट भरना है, पेट भरने के बाद कुछ पैसा बच ही रहा नहीं है, और अगर पैसा बचाने का कोशिश करेंगे तो लोग को भूखा रहना पड़ेगा। तो प्रिकॉशनरी मोटिव का जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो भी डिपेंड करेगा आपका इनकम के ऊपर। इनकम हाई है, आपका ट्रांजैक्शनल मोटिव फुलफिल हो जा रहा है, तब तो आप प्रिकॉशंस के लिए साइड करेंगे पैसा। नहीं देखो इसका एक हम लोग परफेक्ट एग्जांपल हम देते हैं। हम लोग का इंडिया में, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा या घर वालों का टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा। तो सर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ये कर रहे हैं। भाई हम लोग का डेली नीड्स ही फुलफिल होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी स्कूल का फीस रखा हुआ रह रहा है, कभी घर में जो कोई बीमार पड़ जा रहा है उसका खर्चा आ जा रहा है, कभी घर में कोई गेस्ट आ जा रहा है, फिर दिवाली आ जा रहा है, ईद आ जा रहा है, न्यू ईयर आ जा रहा है, इसी सब में परेशान है। तो यही सब फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम लोग प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में सोचेंगे अरे यार घर में 4-5 मेंबर है, साल का 20-30 हज़ार रुपया कहाँ से दे पाएंगे, नहीं लिए। तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम लोग का कुछ भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस हम लोग साइड करके नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन मोटिव भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, या फिर इनकम ही उतना ज़्यादा नहीं है। जब आपका इनकम ज़्यादा रहेगा तब तो आपका प्रिकॉशनरी मोटिव का डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव का मतलब आप कैश अपने पास रिजर्व रखते हैं ताकि कुछ अच्छा डील आए, आप फट से वो डील ले लिए और फट से प्रॉफिट कमा लिए। आप पैसा रखिए कि अरे सोना का दाम कम होगा, फट से सोना खरीद लेंगे, बट सोना का दाम बढ़ते जा रहा है। आप पैसा रखिए, एक पर्टिकुलर शेयर और म्यूचुअल फंड जो देख रहे हैं, जैसे क्रैश करेगा हम खरीद लेंगे। एक फ्लैट और प्लॉट खोज रहे हैं, पैसा कैश में रखिए, जैसे ही थोड़ा दाम कम होगा फट से खरीद लेंगे, कम में मिलेगा ले लेंगे। तो आप इस वजह से लिक्विडिटी प्रेफर कर रहे हैं, अपने पास कैश होल्ड करके रख रहे हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए, ताकि कुछ अपॉर्चुनिटी आए और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम पैसा कमा लें। तो इसके लिए जो डिमांड फॉर मनी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब ये जो है डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट का। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तो आप बोलोगे नहीं नहीं अपने पास नहीं रखते हैं भाई, डाल देते हैं ना मार्केट में, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ से कमाएंगे। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बहुत कम दे रहे हैं, कहता है यार क्या होगा इतना सा पैसा में, उससे अच्छा अपने ही पास रख रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा तो वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? तो अगर इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए डिमांड फॉर कैश कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो टोटल डिमांड फॉर मनी क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन मोटिव, लिक्विडिटी मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, तीनों का सम टोटल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल डिमांड फॉर मनी। ठीक है, अब देखो यहां पे
स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन प्रिकॉशनरी मोटिव और क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन मोटिव, ये दोनों डिपेंड करता है तुम्हारा इनकम के ऊपर, डिपेंड करेगा तुम्हारा इनकम के ऊपर। ठीक है, तो देखो टोटल डिमांड फॉर मनी या एमडी और टोटल लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन द इकोनॉमी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एमडी पूरा। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करेगा इनकम, वाई मतलब इनकम, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो ये देखो है डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू, इट डिपेंड्स ऑन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ आर, जिसका मैथ्स वो समझ पाता होगा। फंक्शन का मतलब एफ मतलब क्या है, ये एफ जो है ये बोल रहा है कि ये एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। तो देखो यहाँ पे है टोटल डिमांड फॉर मनी और यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए जैसे जैसे आपका डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तभी तो आपका डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है। कौन सा डिमांड, स्पेक्यूलेटिव डिमांड। ठीक है ना, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस को यहाँ पे शो किया गया। तो यहाँ पे बोला गया है सिंस स्पेक्यूलेटिव मनी, ये एक इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन मतलब उल्टा, स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो है ये उल्टा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी घटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट टोटल डिमांड फॉर मनी is also an inverse function of the rate of interest prevailing in the bond market. Therefore, we find out that total demand for money एक downward function है rate of interest का, मतलब rate of interest कम हो रहा है, demand for money बढ़ेगा, rate of interest बढ़ रहा है, demand for money कम होगा। क्लियर हुआ? तो टोटल डिमांड फॉर मनी इज अ डाउनवर्ड फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये इनवर्स फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिमांड फॉर मनी घटेगा, डाउनवर्ड है। ठीक है ना, इस तरह से मूव कर रहा है और इसको ही बोला जाता है टोटल डिमांड फॉर मनी को एलपीसी कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हम जब आप लोग को नोट्स देंगे ना तो इतने अच्छे से हम आप लोग को नोट्स लिखवाए हैं, स्टूडेंट लोग को लिखवाएंगे कि आपको कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। इसको समझना है, वीडियो देखना है, मेरा नोट्स पढ़ना है, बस खत्म। अब देखो ग्रेसम्स लॉ, ये लॉ नाम रखा गया बाय फेमस इकोनॉमिस्ट थे अपने वक्त के, सर सेंट थॉमस ग्रेसम। ग्रेसम्स लॉ स्टेट्स दैट bad money drives out good money from the circulation. Generally, money having same face value, irrespective of nature, whether good or bad. In between bad money and good money, the former poor intrinsic value compared to the later having high intrinsic value. तो bad money का इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, गुड मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है। क्या मतलब है, देखो बैड मनी मतलब जिसका मटेरियल का कॉस्ट जिससे वो बना है वो बहुत कम है, और गुड मनी का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम परफेक्ट एग्जांपल बता रहे, 20 रुपया का कॉइन और 20 रुपया का नोट। अब 20 रुपये का कॉइन को बोला गया गुड मनी, क्यों? क्योंकि ये 20 रुपये का कॉइन बनाने में इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, मेटल है ना, तो इसका दाम फॉर एग्जांपल लग गया होगा 8 रुपया। और ये जो 20 रुपये का नोट है ये तो पेपर है, इसको प्रिंट करने में फॉर एग्जांपल कॉस्ट आया होगा 3 रुपये। तो दोनों ही का फेस वैल्यू जो है 20 है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू एक का ज्यादा है एक का कम है। तो जिसका ज्यादा है उसको बोलते हैं गुड मनी, जिसका कम है उसको बोलते हैं बैड मनी।
ठीक है। वाइल बोथ द फॉर्म ऑफ मनी सर्कुलेशन में, अब देखो ये दोनों ही सर्कुलेशन में, नोट भी सर्कुलेशन में, कॉइन भी सर्कुलेशन में, लेकिन लोग जो है सर्कुलेट करेगा बैड मनी को ज्यादा और गुड मनी को अपने पास रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, और ऐसे देखते देखते गुड मनी जो है वो सर्कुलेशन से गायब हो जाएगा और बैड मनी ही सर्कुलेशन में रहेगा। हम ही लोग देखो 20 का कॉइन को खर्च नहीं करते, 20 का कॉइन को अपने पास रख लेंगे और 20 का नोट को दे देंगे। क्यों 20 का कॉइन को रख लिया? क्योंकि भाई ये दिखने में अच्छा है, मेटल है ना, जल्दी खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं, भीगेगा नहीं। वेरे जो बैड मनी है, मतलब 20 रुपया का जो नोट है, उसको हम लोग सर्कुलेट करते रहते हैं धीरे धीरे करके। जितना भी 20 रुपया है वो सब क्या करेगा, आदमी होल्ड कर लेगा। 20 का कॉइन बीच में चला भी था, 20 का नया नया कॉइन है, सब जमा करते जा रहे। होटल वाला का पास गया उसको अलग कर दिया, ऑटो वाला का पास गया वो 20 का कॉइन को अलग कर दिया, किसी को दे रहा नहीं। धीरे धीरे करके ये होल्ड होना चालू हो जाएगा और ये बैड मनी जो 20 का नोट है ये सर्कुलेशन में घूमते रहेगा। तो यही बोला गया है किसके द्वारा, ग्राहम्स लॉ में, कि गुड मनी जो है वो होल्ड हो जाएगा और बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन से आउट कर देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यही है ग्रेसम्स लॉ। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं मनी को। तो मनी में और कोई भी टॉपिक बाकी नहीं है। आज हम लोग पढ़े हैं डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट क्लास जो हम आप लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग वाला पोर्शन। हम बोले थे भाई ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। तो मनी को हमको अच्छे से समझाने में आपको 2 क्लास लगा, 2 क्लास में मनी एकदम क्लियर हो गया। बैंकिंग भी 2 क्लास में इंशाल्लाह पूरा हम क्लियर कर देंगे एंड इन्फ्लेशन भी। ये पूरा करने के बाद एक क्लास में हम जो नोट्स अभी लिखवा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में और स्कूल्स में, वो नोट्स का PDF बनाएंगे। मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है स्टूडेंट का, वो आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, दिखा देंगे, दे देंगे 6 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। और फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। बट हाँ, फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स जो और रिमेनिंग जो चैप्टर्स है वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, ना ही उसका नोट्स आएगा। उसके लिए आप लोगों को हम लोग का पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके लिए फ़ोन करिए 8334835908 में कॉल करिए, मैसेज करिए और अपना सीट को बुक कर लीजिए, ताकि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअली आपको समझाए हम लोग, और सिर्फ समझाए नहीं, नोट्स भी लिखवाए अच्छे से, और नोट्स के साथ साथ और क्या करें, आपका आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त।